वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर में अगर डीसी करंट अप्लाई करेंगे तो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क इन एसी करंट। ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करेगा, एसी करंट में ही हमारा क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ तक तो आपको समझ चुके होंगे। तो चलिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका कोर है, ये आपका क्या है, हमारा कोर है, और ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न मान लीजिए कि एनपी है और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न क्या है, एनएस है। तो यहाँ पर जब जैसे ही हम लोग इनपुट एसी देते हैं, तो इनपुट एसी देते हैं तो एसी हमारा क्या है, सिनोसाइडल फॉर्म में है। एसी हमारा क्या है, सिनोसाइडल फॉर्म में है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी क्या होगा, हमारा सिनोसाइडल फॉर्मेट में होगा। तो सिनोसाइडल फॉर्मेट में होने के बाद ये सेकेंडरी कॉइल में पास करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम मिनिमम लिंकेज होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक न्यू एसी डेवलप हो जाएगा। न्यू एसी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और वो डिपेंड करेगा, उसका जो पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी के कंपेयर में अगर ज्यादा होता है तो वोल्टेज क्या होगा मेरे भाई, स्टेप अप होगा। तो यहाँ पर अगर एसी इनपुट दे रहे हैं तो इधर भी आउटपुट क्या निकलेगा, एसी निकलेगा, आउटपुट एसी आउटपुट निकलेगा। तो एसी जो है हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो ड्यू टू दिस रीजन इसका जो फाई का इक्वेशन आएगा मेरे भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का, ये भी एक सिनोसाइडल फॉर्म में आएगा। तो फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। इसको इक्वेशन कुछ देर के लिए 1 कंसीडर कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इंडक्शन हो रहा है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल्स टू क्या होगा, एन डी फाई बाई डी टी होगा। अब बोलिएगा हमें माइनस साइन नहीं लिए हैं, मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस साइन नहीं लिए हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अब मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस साइन नहीं लिए हैं, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज बिकम पॉजिटिव वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एन डी फाई बाई डी टी है, तो फाई का इक्वेशन क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू एन डी, फाई का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से कॉल कर दीजिए। फाई का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 से कॉल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी बाई डी टी होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर फाई एम क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो फाई एम कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो E इक्वल्स टू एन फाई एम, ठीक है, डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी होगा। अब साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा मेरे भाई, उसको ध्यान दीजिएगा। तो E इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। अब सिंस आप लोग पढ़े होंगे, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 2 पाई एफ। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ फाई एम इंटू एन कॉस ओमेगा टी, ये होगा मेरे भाई, कॉस ओमेगा टी होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फॉर आरएमएस वैल्यू, जब हमको आरएमएस वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि कोई भी एसी सर्किट ऑलवेज वर्क इन आरएमएस वैल्यू। तो फॉर आरएमएस वैल्यू, जो होता है मेरे भाई आरएमएस वैल्यू
ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, π/4 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 45 डिग्री और π/4। तो भाई यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, तो ERMS इक्वल्स टू 2πf इंटू 5m इंटू n cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ERMS इक्वल्स टू 2π/√2 इंटू f इंटू 5m इंटू n, यही होगा मेरा भाई, f इंटू 5m इंटू n। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ERMS आउटपुट इन RMS वोल्टेज क्या आएगा, 4.44 f5m इंटू n। यही आपका EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, यही आपका क्या, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। बड़ा इजीली निकल गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर निकल गया है, तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। अगला पॉइंट क्या हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग इसको क्या कहते हैं, K कहते हैं, ठीक है। तो K का इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड प्राइमरी वाइंडिंग डिनोटेड बाई K, द रेशियो ऑफ ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी EMF, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, द रेशियो ऑफ, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग denoted by K is called transformation ratio, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो भाई प्राइमरी वाइंडिंग EMF जो होगा, प्राइमरी वाइंडिंग EMF जो होगा, तो EP इक्वल्स टू, जब प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.44 f इंटू 5m। तो आपको मैंने बता चुका है कि फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर कभी चेंज नहीं करता है पिछले क्लास में। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, NP होगा। ये इक्वेशन हम लोग 1 इसको कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, सेकेंडरी वाइंडिंग EMF, सेकेंडरी वाइंडिंग EMF जो हमारा ES इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा, 4.44 f5m इंटू NS। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट, ठीक है। तो क्या निकलेगा मेरे भाई, ES बटा EP इक्वल्स टू 4.44 f5m इंटू NS बाई 4.44 f5m बाई इंटू NP। ये हमारा कट जाएगा मेरे भाई, कटेगा यहाँ पे। तो क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP, दैट इज डिनोटेड बाई K, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो जो होता है बड़ा ही सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, करंट रेशियो। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, हमारा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट इज कॉल्ड करंट रेशियो इन ट्रांसफार्मर। तो कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा पावर को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, पावर को चेंज नहीं करता है। मतलब सीधी सी बात है, प्राइमरी पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी पावर। PP मतलब प्राइमरी पावर और PS मतलब सेकेंडरी
पावर, पीपी मतलब क्या है, प्राइमरी पावर, और पीएस मतलब सेकेंडरी पावर। तो पावर का इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ईपी इंटू आईपी इंटू कॉस फाइव इक्वल्स टू ईएस इंटू आईएस इंटू कॉस फाइव होगा। यहाँ पे कॉस फाइव क्या है, पावर फैक्टर। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर बदलता नहीं था, क्योंकि फेज ही नहीं बदलेगा यहाँ पे, कहीं की फ्रीक्वेंसी बदलेगा तब तो पावर फैक्टर बदलेगा मेरे भाई। तो पावर फैक्टर इनपुट और आउटपुट में चेंज तो होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको निकालेंगे तो ये cos फाइव कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ES बाई EP इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा IP बटा IS। ये हमारा करंट रेशियो B निकल गया। ये करंट रेशियो क्या निकल गया, B, इक्वेशन नंबर B निकल गया। इसके बाद आता है मेरे भाई इंपीडेंस रेशियो। इसके बाद क्या आता है हमारा इंपीडेंस रेशियो, इंपीडेंस रेशियो। इसके बाद क्या आता है हमारा इंपीडेंस रेशियो। तो वही चीज, कोई भी ट्रांसफार्मर हमारा पावर को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब जो इसका इनपुट में पावर होगा सेम टू सेम पावर इसका क्या होगा, आउटपुट में होगा मेरे भाई। तो सीधी सी बात क्या है, PP इक्वल्स टू PS होगा। तो पावर का इक्वेशन क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, IP का स्क्वायर इंटू ZP इंटू कॉस फाइव इक्वल्स टू IS का स्क्वायर इंटू ZS इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ पे ZS और ZP क्या है, तो ZS जो है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, सॉरी ZP जो है प्राइमरी वाइंडिंग इंपीडेंस है, और ZS हमारा क्या सेकेंडरी वाइंडिंग इंपीडेंस है। इंपीडेंस वन टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है जो पूरे सर्किट्स का होता है, जिसमें हमारा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला करके निकालते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये हमारा कट जाएगा क्योंकि फेज तो बदलेगा नहीं मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, IP बटा IS का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ZS बाई ZP होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, IP बाई IS इक्वल्स टू अंडर रूट ZS बाई ZP होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई, C हो गया। तो ये ZS बाई ZP का अंडर रूट, यही हमारा क्या है, इम्पीडेंस रेशियो है। अब इसके बाद इक्वेशन 1, 2 और 3, A, B, C को ले लीजिए। इक्वेशन A, B एंड C, इक्वेशन A, B एंड C। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP इक्वल्स टू IP बाई IS इक्वल्स टू अंडर रूट ZS बाई ZP इक्वल्स टू K। सब आपस में क्या है हमारा, इक्वल है। सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका EMF रेशियो मतलब वोल्टेज रेशियो है। ये आपका क्या है, वोल्टेज रेशियो है। यहाँ पे ये आपका टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो है। ये आपका क्या है, करंट रेशियो है, करंट रेशियो है। और ये आपका इम्पीडेंस रेशियो है, इम्पीडेंस रेशियो है। और ये आपका लास्ट वाला जो K है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में, कि कोई भी ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क इन AC करंट। तो AC always nature in sinusoidal form. Then input apply in AC, then its magnetic flux is also alternating nature and it's also become a sinusoidal format. Then after intersection, this magnetic field intersect the secondary winding, then EMF will be induced in AC current. Hence, equation of magnetic flux phi equals to phi m sin omega t, because input current is alternating nature, hence magnetic flux equation is also alternating nature. And then magnitude of induced EMF according to Faraday law of electromagnetic induction, in magnitude of induced EMF, E equals to N d phi by dt, minus sign not taking because it is a magnitude value. You understand? Then from equation 1 putting the value of phi, then
E equals to n d by dt phi m sin omega t. Phi m is constant value, so outside the taken this value and differentiate the sin omega t. So differentiation of sin omega t becomes omega cos omega t. तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा cos omega t आ गया. तो we know that omega equals to 2 pi f, हम तो जानते ही हैं, we know that omega equals to 2 pi f. तो after shifting the value of omega equals to 2 pi f, omega equals to 2 pi f, equation become 2 pi f phi m n cos omega t. क्या होगा, phi m 2 pi f phi m n cos omega t. फॉर आरएमएस वैल्यू, कोई भी सर्किट्स जो चलता है वो हमारा आरएमएस वैल्यू में चलता है. तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो हमारा फेज डिफरेंस होता है, फाई जो होता है हमारा, ठीक है, वो 45 डिग्री का होता है. तो यहाँ पे फाई का वैल्यू हम लोग जो cos ओमेगा टी का जो है एंगल जो है ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया. तो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है. तो उस वैल्यू को हमने बैठा दिया. अब जब 2π/√2 को हमने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू निकल करके आती है मेरे भाई 4.44 f phi m into n. दैट इज ए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. यही हमारा क्या है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है. ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है. अब ध्यान देना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर बात करते हैं तो हमारा जो होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न रेशियो इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय k एंड दिस k इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ, क्योंकि हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में एनपी टर्न है, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो ईपी इक्वल्स टू 4.44 f phi m into np और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएस वोल्टेज आएगा तो 4.44 f phi m into ns. तो आपको लग रहा होगा कि f और phi m हमारा क्यों नहीं बदल रहा. तो कोई भी ट्रांसफार्मर, पिछले क्लास में आपको मैंने बता चुका है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करता. ये हमारा इनपुट टू आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. मतलब कि अगर हम 50 हर्ट्ज का एसी इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में ही हमारा 50 हर्ट्ज का एसी निकल करके आएगा. उसी प्रकार अगर यदि हम जो हमारा इनपुट करंट से अगर 5 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है तो आउटपुट में जो फ्लक्स पास करेगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो भी 5 वेबर का ही होगा. इसीलिए हमारा ये फ्लक्स जो है ये भी चेंज नहीं करेगा, इसका पीक वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा सिनेसाइडल फॉर्म में है, ठीक है. तो ये 5 MB हमारा चेंज नहीं करेगा. क्लियर है यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. तो इक्वेशन 2/1 करते हैं. यहाँ पे 2/1 अगर 1 करेंगे तो ES/EP इक्वल्स टू 4.44 f phi m into ns डिवाइडेड बाई 4.44 f phi m into np. तो उस कंडीशन में हमारा कट जाएगा. वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, देखो ES/EP इक्वल्स टू NS बटा NP इक्वल्स टू K निकल करके आ रहा है. क्लियर है यहाँ पे. इसके बाद हम लोग जब ये निकालते हैं करंट रेशियो, तो करंट रेशियो जो होता है इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट. जो इनपुट का करंट मान लीजिए हमारा IP है, इनपुट का करंट हमारा क्या है IP है, और आउटपुट का करंट मान लीजिए हमारा क्या है IS है. तो IP और IS का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं. तो ध्यान दीजिए कि इसको निकालने का जो फॉर्मेट है कि कोई भी ट्रांसफार्मर, एनी आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ पे क्या है आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं. आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को इनपुट से आउटपुट में चेंज नहीं करता है. तो प्राइमरी पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पावर होगा. पावर का फॉर्मूला क्या है, EP/IP cos phi. तो EP/IP cos phi हो गया. सेकेंडरी के लिए क्या होगा, ES/IS cos phi. तो ES/EP इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा IP/IS आ रहा है. ES/EP इक्वल्स टू क्या हो रहा है IS/IP, सॉरी ES/EP इक्वल्स टू क्या आ रहा है IP/IS आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो ये इक्वेशन इसको भी मान लीजिए. इसके बाद हमारा इंपीडेंस रेशियो. तो इंपीडेंस रेशियो जो होता है टोटल, जैसे कि इंपीडेंस जो होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इन एसी सर्किट दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस. तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग एक एसी सर्किट है हमारा, क्योंकि एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं. तो इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा उसी को हम लोग इंपीडेंस कहते हैं. तो मान लेते हैं इसका हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ZP है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, ZS है. ये हमारा क्या है, ZS है. तो रेशियो ऑफ, ठीक है, ZS/ZP
ठीक है, ZS बाई ZP का अंडर रूट जो होता है ये हमारे क्या होता है, इंपीडेंस रेशियो होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, PP इक्वल्स टू PS, मैंने प्राइमरी पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी पावर होता है। तो पावर का इक्वेशन क्या होगा, IP का स्क्वायर ZP इंटू cos फाई, IS का स्क्वायर ZS इंटू cos फाई। पावर फैक्टर तो चेंज होगा नहीं मेरे भाई, तो दोनों सेम है तो हमारा कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए IP बटा IS का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ZS बटा ZP, स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट लग जाएगा। तो ये आपका रिलेशन निकल गया। अब A, B और C को जब कंपेयर कर रहे थे कॉमन रिलेशन निकल रहा है, ये रिलेशन आपको लर्न करके रखना है, यही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ES जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है, EP जो है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है, NS जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न है, और NP क्या नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग है, IP क्या है प्राइमरी वाइंडिंग करंट है, IS क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है, ZS क्या है इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, और ZP क्या है इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और K हमारा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ये था मेरे भाई EMF इक्वेशन का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद लगा होगा। जय हिंद, जय संविधान।